नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। सरकार ने आपराधिक न्यायिक प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक से आज कोलकाता में सम्मेलन का आयोजन किया। सिक्किम में भारी वर्षा और भूस्खलन के मद्देनजर मनरेन जिले के लाचुंग और चुंगथांग में फंसे देश के लगभग 1200 और 15 विदेशी पर्यटकों को निकालने के प्रयास जारी है। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने अमेरिका के अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 अभ्यास में भाग लिया। और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम फ्लोरिडा में के सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में ग्रुप ए के एक मुकाबले में पाकिस्तान और आयरलैंड आमने सामने होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुने जाने के बाद यह पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 के माध्यम से अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। आप अपने विचार नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी साझा कर सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी पर प्रादेशिक भाषाओं में किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में हाल में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला बैठक में शामिल थे। इनके अलावा खुफिया ब्यूरो के निदेशक सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और नामित सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय सशस्त्र बलों के महानिदेशक, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें उपस्थित थे। सरकार ने आपराधिक न्यायिक प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक से आज कोलकाता में सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति और समय के अनुसार कानूनों में बदलाव की आवश्यकता होती है। श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के कई वर्गों की ओर से ब्रिटिश काल के इन कानूनों में बदलाव की मांग की जा रही थी। इसी मांग को स्वीकार करते हुए इन कानूनों में बदलाव किया गया है। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अगले महीने की 1 तारीख से लागू हो जाएंगे। इससे लोगों को समय पर जल्द और त्रुटि मुक्त न्याय मिलेगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कुछ हलकों के इन आरोपों को खारिज किया कि केंद्र सरकार ने बिना किसी से परामर्श के जल्दबाजी में ये 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और इससे जुड़े सभी लोगों से सलाह ली गई थी। 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, भारत के प्रधान न्यायाधीश, देश के 16 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, 5 लॉ कॉलेजों, 22 विश्वविद्यालयों, 142 सांसदों, विधानसभाओं के 270 सदस्यों के अलावा आम लोगों ने 4 वर्ष तक इन नए कानूनों पर विचार विमर्श किया। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति TS शिवगन्नम ने कहा कि 150 वर्षों के शासन के दौरान औपनिवेशिक शासकों ने अपने लाभ के लिए पारंपरिक कानूनों, स्थानीय लोगों के अधिकारों और मांगों की अवहेलना करके आपराधिक कानून बनाए थे। स्वतंत्रता के करीब 8 दशक बाद जब देश
औद्योगिक शिक्षा और तमाम क्षेत्रों में तकनीक सहित काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में कानून और न्यायपालिका कछुए की चाल से चलते हुए पीछे नहीं रह सकते। केंद्रीय विधि और न्याय सचिव राजीव मनी, केंद्रीय विधि आयोग के सदस्य सचिव रीता वशिष्ठ ने नए कानूनों के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। पिछले वर्ष दिसंबर में राष्ट्रपति ने इन कानूनों को मंजूरी दे दी थी। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में कानूनी मामलों के विभाग ने इन नए कानूनों के बारे में विशेष रूप से हितधारकों, कानूनी बिरादरी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, शिक्षाविदों, नागरिकों और विद्यार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नई दिल्ली और गुवाहाटी में 2 बड़े सम्मेलन आयोजित किए हैं। सिक्किम में भारी वर्षा और भूस्खलन के मद्देनजर मंगन जिले के लाचुंग और चुंगथांग में फंसे देश के लगभग 1200 और 15 विदेशी पर्यटकों को निकालने के प्रयास जारी है। मनगन के जिला कलेक्टर हेम कुमार छेत्री ने आकाशवाणी को बताया कि खराब मौसम के कारण फंसे हुए पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकालना फिलहाल असंभव है। कई जगहों पर सड़क संपर्क भी बाधित है। सभी पर्यटक होटलों में सुरक्षित है। श्री छेत्री ने आश्वासन दिया कि मौसम ठीक होने पर वे सुनिश्चित करेंगे कि पर्यटक सुरक्षित घर लौटे। सिक्किम में लगातार वर्षा और भूस्खलन के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है। मनगन जिले में लगभग 1200 पर्यटक फंस गए हैं। पिछले 4 दिन में सिक्किम को 2 प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने अमेरिका के अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास का यह दूसरा संस्करण था। यह एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जो अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ साथ सिंगापुर गणराज्य वायुसेना, ब्रिटेन की रॉयल वायुसेना, रॉयल नेदरलैंड वायुसेना, जर्मन लुफ्टवाफे और अमरीकी वायुसेना की भागीदारी रही। इसमें भारतीय वायुसेना दल के राफेल विमान और वायु सैनिकों, तकनीशियनों, इंजीनियरों, नियंत्रकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह पहला अवसर था जब भारतीय वायुसेना के राफेल विमान ने इसमें भाग लिया। इस युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास को 4 जून से 14 जून तक आयोजित किया गया। लद्दाख के कारगिल में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना ने विद्यार्थियों के लिए एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक आयोजित की गई इस दौड़ में 15 से 18 वर्ष के 316 से अधिक लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर लंबी यह दौड़ ख्री सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम में से शुरू होकर खुबाथांग रोड पर समाप्त हुई। इस अवसर पर 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर प्रतीत पराथर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कारगिल के उपायुक्त श्रीकांत सूसे सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद हुए। दोनों अतिथियों ने संयुक्त रूप से मैराथन को हरी झंडी दिखाई। गंगा दशहरा के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में लोग आज तड़के ही स्नान के लिए घाटों पर पहुंचे। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। विभिन्न गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। लोग सवेरे से ही स्नान के लिए घाटों पर पहुंचे। गंगा दशहरा को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विशेष प्रबंध किए गए। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने गंगा दशहरा पर स्नान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भागीरथ इसी दिन गंगा को धरती पर लेकर आए थे। तभी से गंगा दशहरा पर मां गंगा की पूजा और इसमें आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा चली आ रही है। गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान कर दान पुण्य करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में भी यही स्थिति बने रहने की उम्मीद है। विभाग ने कहा है कि मंगलवार तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्म हवाएं चलने की संभावना है। कल पंजाब के गुरदासपुर में अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून की उत्तरी सीमा नवसारी, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, बीजापुर, सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम और
इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।